वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल शिफ्ट कर चुके हैं, कौन से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वट एवर द फैक्टर्स वी आर डिस्कसिंग, जो भी ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो हमारे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में एट द लास्ट हेल्प करने वाले हैं, इसलिए हम पहले इन ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो पहले आपने जैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स किया, सेकंड वाला आप लोगों ने क्या किया, केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो जो आपके पास थर्ड है आपका पैरामीटर वो है पीक एरिया। अब पीक एरिया क्या होता है, बेसिकली जो आप ग्राफ प्लॉट देखते हो एनएमआर के केस में, जो आपको ग्राफ प्लॉट होता है वो पीक्स की फॉर्म में प्लॉट होता है। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें और उसको एक स्क्वायर ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो आप उन स्क्वायर्स को काउंट करके वो एरिया निकाल सकते हैं। जो ग्राफ है वो क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व देता है, और जो एरिया है उसकी हेल्प से हमें क्या मिलती है, इंटेंसिटी मिलती है। ठीक है, तो जो एनएमआर है आपके पास उसमें क्या होता है, एक ऑटोमेटिक इंटीग्रेटर लगा होता है, वो अपने आप इसको काउंट कर लेता है, इन स्क्वायर्स को, इसके एरिया को मेज़र कर देता है और हमें इंटेंसिटी रेशो देता है। तो बेसिकली पीक एरिया हमें क्या हेल्प करता है, इंटेंसिटी रेशो देता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास सामने क्या है, टोल्यूइन का एग्जांपल है। टोल्यूइन की केस में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपके पास, एरोमेटिक रिंग है और उसके साथ क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये 3 मिथाइल एक अलग सिग्नल देंगे और ये इसके 5 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक अलग सिग्नल देंगे। तो आप इसको देख के बता सकते हो, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें क्या है, 5:3 का रेशो होना चाहिए इंटेंसिटी का। तो एग्जैक्टली जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं और जो आपको ऑब्जर्व्ड ग्राफ होता है उसमें जो हमें इंटीग्रेटर से जो रेशो मिलता है वो मिलता है 3:5 वाला। तो हमें 3:5 ही चाहिए था, क्योंकि ये हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 3 टाइप के जो प्रोटोन है वो एक अलग ग्रुप बनाते हैं और 5 टाइप के प्रोटोन हैं जो एरोमेटिक प्रोटोन है वो एक अलग ग्रुप बनाते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये इंटेंसिटी रेशो अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि कितने ग्रुपिज्म में आपका प्रोटोन डिस्ट्रीब्यूट है। तो पीक एरिया हमें क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व बताता है, और एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी रेशो। इंटेंसिटी रेशो की हेल्प से हम बता पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। अब स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स क्या होता है, देखिए अगर आपके पास सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, सिंपल एग्जांपल कैसे कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और Cl। ठीक है, क्या लिया हुआ आपने, CH3 CH2 और Cl। अब जब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं तो आप बता दोगे, इसमें 2 नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं। एनएमआर में कैसे शो होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपकी रेंज है, 0 पे TMS का होगा 1 2 3 4 5 6, सो 10 तक होता है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 टाइप के प्रोटोन हैं। तो हमें अब इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू भी पता है, इसकी मान लो 3 to 5 कुछ होती है, इसकी क्या है 0.9 से 1 के आसपास होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एनएमआर में इनकी पीक्स कैसे मिलेगी, तो इस मिथाइल वाले प्रोटोन की इसकी क्या 0.9 के आसपास मिलेगी। तो आप एक्सपेक्ट करो यहाँ पे एक इसकी पीक मिल जानी चाहिए। ये कौन सा है, मिथाइल वाला प्रोटोन है। अगर आपके पास ये कहे कि इस वाले की कहाँ मिलेगी, तो ये क्या है, इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच है ना, तो क्या है, इसके प्रोटॉन ज़्यादा शील्ड होंगे और हमें पता भी है इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलती है 3 to 5 पे। तो यहाँ पे कहीं इसकी वैल्यू मिलेगी, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट जब हम एक्चुअली में इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा देखते हैं तो ये क्या है, ये लाइन्स में स्प्लिट, यहाँ पर हमें एक लाइन की वजह से, एक लाइन नहीं बल्कि इस तरह से क्या मिलेगा, मल्टीप्लेट्स टाइप मिलेंगे। मल्टीप्लेट क्या होता है, एक लाइन का एक से ज़्यादा लाइन में टूटता है। इसी तरह इस मिथाइल ग्रुप का भी क्या हमें मल्टीप्लेट मिलेगा। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है ये। अब ये डबलेट मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, ये हमें देखना होता है। तो बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल क्या होता है आपके पास, कोई एक पर्टिकुलर पीक क्या है, एक से ज़्यादा पीक्स में अगर टूट जाती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स हो गई है। अब स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स हो रही है तो उसका क्या है, कोई ना कोई रीज़न है आपके पास कि वो स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। अब एग्जांपल समझते हैं हम आपके पास, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास CH2। अब यहाँ पे क्या होता है, आप इसको कंसीडर करो A, इसको कंसीडर करो B। अब मान लो आपको देखना है कि A का सिग्नल कैसा दिखेगा एनएमआर में, CH2 है, A है। तो जब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इसका इलेक्ट्रॉन में कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन कुछ नहीं होता। बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सर्कुलेशन में। अब क्योंकि इस CH2 के पास ये CH है, ठीक है, तो ये CH क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सर्कुलेशन की वजह से इसको भी तो इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये CH है, ये 2 डायरेक्शन में कर सकता है। ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में कर सकता है या फिर इस डायरेक्शन में कर सकता है। तो इसलिए इस CH2 की इस CH की वजह से अब एक नहीं 2 पीक मिलेंगी। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं डबलेट मिल गया। इसी तरह से अब ये CH2 है आपके, ये CH है आपके पास, ठीक है। अब इस CH के पास क्या है, CH2 अटैच है, तो इसके पास क्या होंगे, खुद के दो होंगे ना, एक प्रोटोन, ठीक है। तो अब इन प्रोटोन की जो पीक है, जो सिग्नल है, जो स्पिन है, वो कैसे कैसे वेरी कर सकती है, 3 तरह से वेरी कर सकती है। मान लो दोनों प्रोटोन की पीक सेम डायरेक्शन में हो, या हो अपोजिट डायरेक्शन में, या क्या हो, पहले वाले की क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, या फिर पहले की एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे की क्लॉकवाइज। तो इस तरह क्या मिलेगी, अब इस CH के पास इस CH2 की वजह से 3 तरह की पीक मिलेंगी और इसे बोलते हैं हम ट्रिपलेट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, अच्छा अब ये था आपके पास जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन एक रूल होता है आपके पास, ये रीज़न था आपके पास कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स क्या है। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे हम यही एग्जांपल कर रहे थे, CH3 CH2 Cl। अब ये पूछे कि स्प्लिटिंग बताओ में, तो एक जनरल रूल होता है n+1 की फॉर्म में स्प्लिट होता है आपके सिग्नल। अगर आपके पास ये कहूँ मैं A वाला है, A वाला सिग्नल कैसे ब्रेक होगा, कैसे स्प्लिटिंग होगी, तो A वाला सिग्नल जो इसका नेबरिंग वाला एलिमेंट है, नेबरिंग वाला जो कार्बन है उस पे जितने हाइड्रोजन है उसमें +1 ऐड करना पड़ेगा, फिर उसकी स्प्लिटिंग पता चलेगी। तो अब A है, A क्या है, खुद CH2 है, इसके पास में क्या है, CH3 है, तो ये CH2 है, इस CH3 की वजह से किस में टूटेगा, n+1 रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 4, यानी कि इस CH2 का हमें क्वार्टेट मिलेगा, ठीक है। और अगर इस मिथाइल प्रोटोन का पूछे तो इसके नेबरिंग में क्या है, CH2 है, तो इस CH3 का सिग्नल जो है इन 2 प्रोटोन की वजह से 2 + 1 में, और हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट। तो इस तरह से आपकी क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो स्प्लिटिंग हो रही है, कुछ रूल्स हैं उसके कि किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। तो जो सबसे पहला रूल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर नेबरिंग प्रोटोन जो हैं, अगर नेबरिंग प्रोटोन डिफरेंट टाइप के हों तो सिग्नल्स डिफरेंट आएंगे, और अगर नेबरिंग प्रोटोन सेम टाइप के हों तो सिग्नल सेम आएंगे, ठीक है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई एग्जांपल है CH2 CH2 Cl, अब देखो इन दोनों ही प्रोटोन का एनवायरनमेंट सेम ही है, तो इनमें कोई स्प्लिटिंग ही नहीं होगी। स्प्लिटिंग तभी होगी जब उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो ये एक ही तरह के, इसलिए एक सिग्नल आएगा। उसी तरह से हमारे पास क्या है, ये देखो विनाइलिक दोनों प्रोटोन है, ठीक है। अब ये जो तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, इनका अपना एक सिग्नल आएगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, आपस में एक सिस है एक दूसरा ट्रांस है, इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसकी वजह से टूट जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसकी वजह से टूट जाएगा, इसलिए हमें क्या, इन दोनों के केस में क्या मिलेंगे, डबलेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इंटेंसिटी रेशो होता है हमारे पास कि ये स्प्लिटिंग जो हो रही है उसमें इंटेंसिटी रेशो कैसे वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH Br2, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इसमें 3 प्रोटोन है, तो इसकी वजह से किस में ब्रेक होएगा, इसकी वजह से किस में ब्रेक होएगा, 1 है ये, तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक होएगा, ठीक है। तो n+1 क्या है हमारे पास, 2 में ब्रेक होएगा, यानी कि इस CH3 का हमें डबलेट मिल जाएगा, और इस CH के पास इस CH3 की वजह से हमें क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ n के साथ फॉर एग्जांपल हमें डबलेट मिल रहा है, तो उसमें इंटेंसिटी रेशियो क्या मिलेगा, 1:1, ये लर्न करना है। ट्रिपलेट है तो 1:2:1, क्वार्टेट है तो 1:4:4:1, क्विंटेट है तो 1:4:6:4:1, ठीक है। तो इस तरह से हमें रेशियो मिलेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कोई सिग्नल है आपके पास, ठीक है, वो ट्रिपलेट में ब्रेक हुआ है, वो ब्रेक हुआ है ट्रिपलेट में, और कोई सिग्नल है वो हुआ है क्वार्टेट में ब्रेक, ठीक है। तो अगर ट्रिपलेट में ब्रेक हुआ है तो इस तरह से मान लो कोई सिग्नल आ गया आपके पास, तो ये बात याद रखनी है, जो इनर वाली पीक होती है ना उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है आउटर वाली पीक से, ठीक है, आउटर वाली पीक से। तो ये बात लर्न करनी है। अगर क्वार्टेट है हमारे पास, क्वार्टेट को हमने मान लो ऐसे ऐसे बना दिया, तो इसकी इंटेंसिटी, इनर वाली पीक की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी बाहर वाले से, ठीक है। तो ये है आपकी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। उसके बाद क्या है हमारे पास, कपलिंग कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो आपकी एक पीक है, ठीक है, वो क्या मल्टीप्लेट में गई, यानी कि मान लो ये एक पीक आपकी क्या थी, डबलेट में चली गई, तो इन जो पीक के बीच का डिफरेंस है ना उसे बोला जाता है कपलिंग कांस्टेंट, उसे क्या बोला जाता है, कपलिंग कांस्टेंट। और कपलिंग कांस्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैसे है,
क्योंकि ये है ना, फॉर देखो जैसे ये आपके पास C डबल बॉन्ड C H H, यहाँ पे मान लो आपके पास क्या है CH3, यहाँ पे अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, ठीक है, तो आप आराम से बता दोगे कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। ये देखो ये वाला हाइड्रोजन इसकी प्रेजेंस में क्या है सिस, इसकी प्रेजेंस में क्या है ट्रांस, ठीक है। बट ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इसकी प्रेजेंस में सिस और इसकी प्रेजेंस में क्या है ट्रांस। तो देखा जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, इसलिए ओवरऑल इन मिथाइलिन का एक प्रोटॉन और इस मिथाइलिन का, इन हाइड्रोजन का एक, तो इनमें नंबर ऑफ सिग्नल होते हैं 2। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई इस तरह का एग्जाम्पल है कि यहाँ वाला प्रोटॉन इसकी प्रेजेंस में तो सिस है, ट्रांस है, बट ये वाला अगर ऐसे लिख दें हम तो ये वाला क्या है ट्रांस है, सॉरी सिस है, ये आपके पास सिस है और ये है ट्रांस। तो इन दोनों टाइप के प्रोटॉन को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या है आपके पास कोई पैरामीटर अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे हेल्प करता है आपके पास कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों ही हमारे पास क्या है विनाइलिक हाइड्रोजन है, तो अगर हम केमिकल शिफ्ट के यूज़ करें तो केमिकल शिफ्ट वाली वैल्यू तो क्या आएगी, दोनों के लिए सेम ही आएगी ना, क्योंकि इसमें भी ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है और इसमें भी क्या है आपके पास ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, दोनों के पास क्या है विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो अगर केमिकल शिफ्ट से डिस्टिंग्विश करना चाहें तो हम नहीं कर पाते इनको। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों की क्या है सेम ही वैल्यू आएगी, जो आपकी रेंज होती है विनाइलिक की प्रोटॉन की 2.5 से 4.5 समथिंग, ठीक है, उसी रेंज में आएंगे। तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप, इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, वो इस सिस वाले हाइड्रोजन के लिए जे जो वैल्यू होता है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं कपलिंग कांस्टेंट को, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, वो डिफरेंट वैल्यू देगा। अगर सिस है और ट्रांस है तो वो उसके केस में क्या करेगा डिफरेंट वैल्यू देगा। तो कपलिंग कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों को लर्न करनी है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये है विनाइलिक प्रोटॉन है दोनों ए और बी, तो इस केस में क्या होता है 0 to 7 रेंज होती है इसकी। अब अगर आपके पास क्या है गोच कन्फिग्रेशन है, जैसे न्यूमन प्रोजेक्शन होता है तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं एंटी कन्फर्मेशन होती है, गोच कन्फर्मेशन होती है, ये सब भी पढ़ते हैं। तो अगर आपके दोनों प्रोटॉन एंटी एनवायरनमेंट में है तो उनके लिए जे वैल्यू क्या है 5 to 12 है, और अगर आपके पास गोच एनवायरनमेंट में है तो उनकी वैल्यू क्या है 2 to 4 है। उसके बाद विनाइलिक प्रोटॉन है जो हम बता रहे थे कि सिस ट्रांस का है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आपके पास सिस है तो आपके पास कितना होगा, जे की वैल्यू कैसे डिस्टिंग्विश करेगी 6 to 14 के बीच में आएगी और इसकी क्या आएगी 11 to 18 के बीच में। सिमिलरली एलाइनिक प्रोटोन के लिए अलग से जे वैल्यू है, एरोमेटिक प्रोटोन के लिए अलग से वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कपलिंग कांस्टेंट बहुत हेल्प करता है हमारी, जिन कंपाउंड्स को हम डायरेक्ट केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनके लिए अलग पैरामीटर है, वो क्या है कपलिंग वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है आपके पास वो है मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ ए प्रोटॉन। अब मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन क्या हुआ, जैसे हमने लास्ट में जब नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट कर रहे थे हम लोग, तो हमने ये देखा था कि प्रोटॉन का एनवायरनमेंट चेक करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, हमें उनका केमिकल एनवायरनमेंट देखना है और मैग्नेटिक एनवायरनमेंट। तो केमिकल एनवायरनमेंट तो हमने देख लिया था जनरली, अब मैग्नेटिक एनवायरनमेंट कैसे देखा जाता है, 2 फैक्टर से देखा जाता है। ये पहला फैक्टर है कि जैसे कोई बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, जनरली ये हम साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गई, साइक्लोपेंटेन रिंग हो गई, ठीक है, इस टाइप से लेते हैं जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या करते हैं रोटेट करते हैं, साइक्लोब्यूटेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करते हैं। एक तो इस बेसिस पे देखा जा सकता है, और एक क्या देखते हैं हम, जैसे अमीन का केस पढ़ते हैं, अल्कोहल्स का केस पढ़ते हैं, तो इनमें NH बॉन्ड रोटेट कर गया, OH बॉन्ड रोटेट कर गया, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं मैग्नेटिक एनवायरनमेंट चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ठीक है। जो आपका पहला एग्जाम्पल है वो है कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज देखना है हमने। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3 कन्फर्मेशन दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये क्या है इथाइल ब्रोमाइड को उसने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आप सिंपल सोचो, अगर मैं पूछूँ इथाइल ब्रोमाइड में कितने सिग्नल आएंगे, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 2 ही सिग्नल आएंगे, ठीक है, और 2 सिग्नल आएंगे तो अब आपको स्प्लिटिंग भी पता चल गई, तो कैसे स्प्लिट होंगे आप ये भी आराम से कर देंगे। लेकिन आप इनके कन्फर्मेशन चेंज को देखो एक बार, ठीक है। ब्रोमी आप इसको इसको न्यूमन प्रोजेक्शन में लिखना तो आता होगा ना सबको, ठीक है। देखो न्यूमन प्रोजेक्शन में कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 और Br है हमारे पास, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख दिया, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल वाले हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और ये हो गया आपके पास ब्रोमीन वाले।
तो आपने क्या करना है, ये जो बाहर वाले हैं ना इनको तो फिक्स कर देना है और इनकी नंबरिंग को चेंज करना है। जैसे फर्स्ट में क्या है, ए यहाँ पे है तो सेकंड वाले में ये ए यहाँ पे आ जाएगा और थर्ड वाले में ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 कन्फर्मेशन मिली। अब आप कोई भी कन्फर्मेशन देखोगे ना तो इन तीनों में से आप क्या बात निकालते हो कि जो एक कन्फर्मेशन में है ना उसमें तो एक हाइड्रोजन ब्रोमीन एंटी पे है, बाकी जो एच ए है ये एच ए को ले लो, ठीक है, बाकी दोनों में क्या है, गोच में है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास CH3 है उसी में आपका जो एच ए है वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है एक में, क्योंकि एक में तो एंटी है, बाकी इन दोनों में क्या है, गोच है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि CH3 के खुद के क्या है, दो मतलब खुद के दो अलग सिग्नल होने चाहिए। हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इस CH3 का एक अपना सिग्नल होगा जो आगे इसकी वजह से टूटता है, बट ये तो यही बता रहा है कि ये खुद ही मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। बट तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल होने चाहिए, लेकिन हम जब इसका ग्राफ देखते हैं तो हमें ऐसा कोई भी डिफरेंट सिग्नल ऑब्टेन नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि जब रूम टेम्परेचर होता है उसे हम जनरली हाई टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं, कन्फर्मेशन आपस में चेंज होती रहती है और इनका इंटर कन्वर्जन इतना फास्ट होता है कि वो सिग्नल जो है एंटी का है या फिर गोच का है वो उसमें डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाता है। इसलिए इस मिथाइल का एक ही सिग्नल मिल पाता है हमें, ठीक है। वो स्प्लिटिंग अलग होती है वो अलग बात है, बट एक्चुअली जो CH3 का क्या है, एक ही सिग्नल मिलता है, ठीक है। इंटरनली कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि रूम टेम्परेचर पे आपके पास सिग्नल डिफरेंट होगा या फिर अगर आप कूलिंग प्रोवाइड करोगे तो सिग्नल डिफरेंट होगा। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि रूम टेम्परेचर जब भी आता है ना तो उस चीज़ का सिग्नल एक ही आ जाता है। तो जैसे मिथाइल है तो इस मिथाइल के तीनों प्रोटॉन एक ही जैसे होंगे, वो डिफरेंटली एंटी और गोच के अकॉर्डिंग डिफरेंटली बिहेव नहीं करेंगे रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो इंटर कन्वर्ट होते हैं। अगर लो टेम्परेचर पे पूछा जाए तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का हमारे पास एक एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन। इसमें भी क्या होते हैं, 12 प्रोटॉन होते हैं, तो 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन रूम टेम्परेचर पे क्या देते हैं, एक ही सिग्नल देते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, 6 इक्वेटोरियल होते हैं और 6 एक्सियल होते हैं। तो लो टेम्परेचर पे तो आपको 2 सिग्नल मिलेंगे, 6 इक्वेटोरियल और 6 एक्सियल के। अदरवाइज आपको अगर रूम टेम्परेचर पे पूछा जाए तो इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।